डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको इंटर फिजिक्स में चैप्टर 3 वैद्युत विभव प्रारंभ किया था। कल आपको विभव के बारे में बताया था। आज उससे आगे की श्रेणी में चलते हैं। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, वैद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण V इजिकल्स टू 1/4πε0 K Q अपॉन R, और इसकी सहायता से आपको समझाया था कि विभव आवेश के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम के परावैद्युतांक के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस सूत्र की सहायता से आपको बताया गया था कि विभव परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। अब उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कल आपको कुछ विशेष बातें बताई थी, अब कुछ और विशेष बातें इसके बारे में बताते हैं। जैसे विभव का विमीय सूत्र। देखिए, विभव का विमीय सूत्र क्या होगा। हमने कल फॉर्मूला निकाला था V बराबर W बटे क्यू नॉट। परिभाषा से विभव का फॉर्मूला है V बराबर W बटे क्यू नॉट। तो इसी से हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो V का विमीय सूत्र बराबर, यहां W कार्य का विमीय सूत्र रखेंगे। आप सभी को पता है कार्य का विमीय सूत्र है ml² T माइनस 2, और आवेश का विमीय सूत्र है AT। तो ये हमारा हो गया ml² T पावर -1 ऊपर चली गई, T की पावर -3, और A ऊपर चला गया, A की पावर -1। तो ये हमारा विभव का विमीय सूत्र आया ml² T -3 A -1। विभव का MKS से पद्धति में मात्रक। देखिए, यहीं से हम विभव का MKS से पद्धति में मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक होगा M द्रव्यमान के लिए लगाया जाता है, यानी कि किलोग्राम। L लंबाई के लिए लगाया जाता है, लंबाई का मात्रक मीटर का स्क्वायर। T समय के लिए लगाया जाता है, समय का मतलब सेकंड, अपॉन सेकंड पावर 3, क्योंकि T की पावर -3 है, इसलिए हम अपॉन में लिखेंगे। और A एम्पियर के लिए लगाया जाता है, एम्पियर। तो इसका एमकेएस से मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर। अब इसके बाद चलते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। देखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा। कल आपको विभव की जब विशेष बातें बताई थी, तो उसमें पॉइंट नंबर 2 बताया था कि विभव का ऐसा ही मात्रक है जूल प्रति कूलाम। और आपको एक बताया था विभव का स्वेच्छ मात्रक, इसे भी हम ऐसा ही मात्रक ही मानते हैं, वो है हमारा वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ये दोनों मात्रक एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो यहां से हम वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है क्या परिभाषा होगी वोल्ट की, कि 1 वोल्ट वह विभव है जो 1 कूलाम के धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल
कार्य करने पर प्राप्त होता है। इसकी यह परिभाषा थोड़ी सी अगर देखें लैंग्वेज में उचित नहीं लग रही, इसको हम करेक्शन भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यदि एक कूलाम के धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, जैसे हमने विभव की परिभाषा बनाई थी कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो बिल्कुल उसी परिभाषा के अनुसार हमने यहां पर उसी परिभाषा में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। यदि एक कूलाम के धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब इसी क्रम में हम दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको शॉर्टकट में हम पीडी भी कह सकते हैं, पीडी। तो देखिए वैद्युत विभवांतर, जैसा कि नाम है टॉपिक का विभवांतर, तो आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा विभव का अंतर, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। देखिए इसे आगे समझते हैं। जैसे कल आपको बताया था किसी बिंदु O पर यह कोई +Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। अनंत से हम किसी आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य कर रहे हैं। तो मान लीजिए अनंत से हम एक धन परीक्षण आवेश +Q0 को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A तक ला रहे हैं। तो विभव की परिभाषा के अनुसार बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बिंदु A पर वैद्युत विभव VA होगा। इसी प्रकार यदि हम इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक न लाकर +Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही किसी दूसरे बिंदु B तक लाएं, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु B तक लाने में, बात अनंत से ही चल रही है यहां पर, आप यहां शुरू में लिख सकते हैं अनंत से बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बिंदु B पर वैद्युत विभव VB होगा। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम आवेश को अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं तो यहां पर जो विभव है V वो ज्यादा होगा या इस आवेश को बिंदु B तक लाने में विभव ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है जब हम इस +Q आवेश को बिंदु A के स्थान पर बिंदु B पर लाएंगे तो चूंकि बिंदु B +Q आवेश के ज्यादा निकट है तो यहां तक लाने में हमें बाह्यकर्ता द्वारा जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध ज्यादा कार्य करना
पड़ेगा तो बिंदु बी पर जो वैद्युत विभव होगा वो बिंदु ए से ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, यही क्या कहलाएगा, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो अब हम वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये दोनों बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी, ये दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर हैं। तो जो कल आपको परिभाषा बताई गई थी वैद्युत विभव की, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम। कल आपको परिभाषा बताई गई थी कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर। आज हम अनंत से नहीं ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो विभव का अंतर निकाल रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर निकाल रहे हैं। तो हम इसकी परिभाषा को क्या परिभाषा देंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी अन्य बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात यदि प्लस Q0 कूलम के धन परीक्षण आवेश को प्लस Q कूलम के बिंदु आवेश के भीतर बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा W जूल कार्य किया जाता है, तो बिंदु ए व बिंदु बी के बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर VB माइनस VA। अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, क्योंकि हम A से B पर आ रहे हैं तो अंतिम बिंदु B होगा। अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव बराबर W बटे Q0। परिभाषा के अनुसार आपको ऊपर लिखवाया, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी अन्य बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। और यहीं से इसका मात्रक लिखेंगे, वही मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अगर आप सूत्र के अनुसार देखें तो विभव और विभवांतर का सूत्र बिल्कुल समान है, क्योंकि वास्तव में है तो ये दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही, इसलिए सूत्र में और मात्रक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
केवल परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर भी ये है कि अनंत से ना लाकर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस आवेश को ले जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। अब यदि बिंदु ए को अनंत पर मान लिया जाए तो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव VA बराबर, तो फॉर्मूले के अनुसार अगर आप देखें तो 1/4πε0 Q बटे R, तो R यहां पर अनंत हो चुका है, इसलिए VA क्या हो जाएगा हमारा लगभग 0 हो जाएगा। तो इसलिए VB माइनस 0 बराबर W बटे Q0। तो इसलिए बिंदु B पर विभव VB बराबर W बटे Q0। तो देखिए, ये वही विभव की परिभाषा बन गई कि यदि हम अनंत से किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी अन्य बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उसमें किया गया कार्य है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। बिल्कुल आपको यहां से स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसके आगे दूसरा टॉपिक लेते हैं, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। देखिए, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आपको कल प्रारंभ में ही बताया था कि वैद्युत विभव ही वह राशि है जिससे हम आवेश के प्रवाह का निर्धारण करते हैं कि आवेश किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित हो रहा होगा। तो वैद्युत विभव का वही भौतिक महत्व है, जैसे आपने पढ़ा यांत्रिकी में आवेश का प्रवाह यांत्रिकी में द्रव का प्रवाह हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, या ऊष्मा का प्रवाह उच्च ऊष्मा वाली वस्तु से निम्न ऊष्मा वाली वस्तु की ओर होता है। इसी प्रकार से वैद्युत विभव का भौतिक महत्व यह है कि आवेश का प्रवाह सदैव धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर होता है। हम हमेशा धन आवेशित वस्तु को उच्च विभव वाली वस्तु मानते हैं और ऋण आवेशित वस्तु को हम निम्न विभव वाली वस्तु मानते हैं। और अगर इन दोनों को हम किसी तार द्वारा संबंधित कर दें तो हमेशा आवेश का प्रवाह धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो जिस प्रकार अगर हम दो अलग अलग तल तक भरे हुए द्रव वाले बर्तनों को आपस में जोड़ दें तो उनके बीच द्रव का प्रवाह उन बर्तनों के आकार पर या उनमें भरे हुए द्रव की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि द्रव के तलों पर निर्भर करेगा। और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पात्रों में द्रव के तल बराबर ना हो जाएं। जिस समय दोनों पात्रों में द्रव के तल बराबर हो जाते हैं उस समय यह प्रवाह रुक जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को परस्पर जोड़ दें या संपर्क में रख दें तो ऊष्मा का प्रवाह वहां भी वस्तु के आकार या ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तुओं के ताप पर निर्भर करता है। और ऊष्मा एक वस्तु से यानी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक जाती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। इसी प्रकार अगर हम यहां बात करें तो
आवेश का प्रभावी उच्च आवेश वाली वस्तु से निम्न आवेश वाली वस्तु की ओर, सॉरी, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि इन दोनों का विभव समान ना हो जाए। अर्थात विभव आवेश का प्रवाह दोनों वस्तुओं के विभव पर निर्भर करता है, उनके आकार या उनको दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत विभव का वैद्युतिकी में बिल्कुल वही महत्व है जो यांत्रिकी में द्रव के प्रवाह का या ऊष्मा के प्रवाह का महत्व है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अर्थात यदि एक बिंदु के चारों ओर अनेक आवेश रखे हुए हैं तो उन आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुल वैद्युत बल हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते थे। अर्थात कुल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल उन सभी अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार से बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, इसके चारों ओर अलग अलग दूरियों पर अलग अलग आवेश रखे हुए हैं। मान लीजिए R1 दूरी पर प्लस Q1 आवेश, R2 दूरी पर प्लस Q2 आवेश, R3 दूरी पर माइनस Q3 आवेश, इसी प्रकार Rn दूरी पर प्लस Qn आवेश रखा गया है। तो अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु, या बिंदु कौन सा लिया हमने, P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव Vp उस बिंदु पर निकाय के सभी बिंदु आवेशों द्वारा अर्थात Q1 द्वारा, Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, Q4 एंड Qn द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभव V1, V2, V3, V4 और Vn के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। क्यों? क्योंकि कल आपने पढ़ा था धन आवेशों के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn। इस टॉपिक को मैं आपको एक बहुत सरल से एग्जाम्पल की सहायता से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर लंबाई भुजा वाला कोई वर्ग है, इसके चारों कोनों A, B, C और D पर क्रमशः +2 कूलाम, -2 कूलाम, +2 कूलाम और +2 कूलाम के 4 आवेश रखे हुए हैं। तो इन चारों के कारण इस वर्ग के केंद्र पर कुल वैद्युत विभव कितना होगा?
चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव VO कितना होगा। तो बिल्कुल साधारण सा तरीका है। देखिए, मैं इस गणना को और आसान करने के लिए यहां पर भी दो माइनस 2 कूलाम का आवेश ले लेता हूं। दो आवेश, तो इन चारों आवेशों के कारण हमें वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। VO बराबर क्या। तो आप देख रहे हैं इसमें दो धन आवेश हैं और दो ऋण आवेश हैं। तो इन चारों के कारण अलग अलग हम इस बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालेंगे और फिर उसके बाद हम उन चारों का बीजगणितीय योग कर देंगे। बिल्कुल साधारण है। तो सबसे पहले हम इन चारों आवेशों से इस बिंदु O की दूरी निकालते हैं। तो देखिए, दूरी AO जिसे हम R1 मान सकते हैं, BO जिसे हम R2 मान सकते हैं, CO जिसे हम R3 मान सकते हैं, DO जिसे हम R4 मान, बराबर ये वर्ग का विकर्ण है और ये दूरी वर्ग के विकर्ण का आधा, क्योंकि ये कटान बिंदु है तो ये दूरी हो जाएगी विकर्ण बटे 2। विकर्ण होता है भुजा √2 बटे 2। तो भुजा हो गई हमारी 1 मीटर। तो 1 √2 बटे 2 बराबर हो गया आपका 1 बटे √2 मीटर। तो ये दूरी आ गई चारों। इसलिए बिंदु O पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर 1/4πε0 कॉमन आ गया। Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस Q4/R4। इस आवेश को हमने Q1 मान लिया, इसको हमने Q2 मान लिया, इसको Q3 और इसको Q4। ये दूरी क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हो गई। चूंकि ये चारों आवेश भी परिमाण में बराबर हैं और ये चारों दूरियां भी बराबर हैं, इसलिए कुल विभव कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ 2 बटे 1 बटे √2 प्लस -2 बटे 1 बटे √2 प्लस 2 बटे 1 बटे √2 और -2 बटे 1 बटे √2। तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कुल विभव कितना हो गया 0। बिल्कुल इसी प्रकार मान लीजिए ये 3 आवेश धनात्मक कर दिए जाएं और ये अकेला आवेश ऋणात्मक कर दिया जाए, तो भी बिल्कुल साधारण सवाल हमारा बनता है। 9 × 10⁹ 2 बटे 1 बटे √2 प्लस -2 बटे 1 बटे √2 प्लस 2 बटे 1 बटे √2 प्लस 2 बटे 1 बटे √2। उस स्थिति में ये राशि इस राशि से कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 9 × 10⁹ 2 √2 प्लस 2 √2 बराबर 9 × 10⁹ और ये हो गया आपका 4 √2। तो ये आ गया 9 चौक 36 √2 × 10⁹ वोल्ट आंसर। तो किसी भी तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। जिस तरह से हमें आवेश दिए गए हैं उसी के अनुसार हम अपने सवाल को हल करेंगे। बिल्कुल यही नियम लगाकर, बीजगणितीय नियम लगाकर, बिल्कुल साधारण है। चूंकि पहली स्थिति में 2 आवेश धनात्मक थे और 2 आवेश ऋणात्मक थे, दूरी सबसे बराबर थी, तो इसलिए कुल विभव हमारा आ गया 0। यहां पर 3 आवेश धनात्मक हैं और 1 ऋणात्मक है, तो इसलिए एक आवेश से दूसरे आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव एक दूसरे से निरस्त हो गए और बाकी जो दोनों धन आवेशों के कारण उत्पन्न विभव थे वो आपस में बीजगणितीय नियम के अनुसार जुड़ गए। फ्रेंड्स, इतना ही काफी है।
कल हम आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलेंगे, वैद्युत द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। धन्यवाद।